नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिल्लाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के दोहरे हत्याकांड में डीआईजी व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के कड़े निर्देशन में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई 4 टीमों ने क्षेत्र में कई जगह छापेमारी करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि आरोपियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा कर बने टीन शेड को राजस्व कर्मचारी व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ढहा दिया गया। प्रशासन द्वारा किए गए बुलडोजर कार्रवाई से अपराधियों को ये साफ संदेश दिया गया कि प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर अपराधियों के साथ कोई रहमी नहीं बरतेगी तथा विधिक रूप से कठोरतम कार्रवाई से सरकार पीछे भी नहीं हटेगी। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज पुलिस ने दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान गुप्ता व निर्मला गुप्ता पत्नी दिनेश गुप्ता को गौड़डी खालसा थाना सिधारी आजमगढ़ उसके अपने घर से आज गुरुवार समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज अधिकतर दुकानें बंद रहीं, जबकि पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए घटना के बाद से ही लगातार गश्त कर रही है, ताकि लोगों में व्याप्त भय कम हो सके और वो रोजमर्रा की तरह सामान्य जीवन यापन कर सके। इसलिए प्रशासन के अधिकारी भी चक्रमण कर रहे हैं। दिनांक 20/9/23 को सरदाहा बाजार में हुई घटना के मुख्य अभियुक्त दिनेश गुप्ता के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कमरा कंस्ट्रक्ट करके टीन शेड लगा के व ईंटें डालकर मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया था। उक्त जमीन को राजस्व टीम के द्वारा नापतौल कराया गया व इसके बाद बुलडोजर से उसको हटाकर कब्जा मुक्त कराया गया है। दिनांक 20/9/23 को सरदाहा बाजार में घटना घटित हुई थी। उस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 296/23 धारा 147, 148, 149, 302, 427, 436, 504, 506 व 7 CLA का कायम किया गया था। यह मुकदमा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध कायम किया गया था। इस घटना में मुख्य अभियुक्त दिनेश गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है व अभियुक्ता निर्मला की गिरफ्तारी की गई है। उन दोनों की गिरफ्तारी 11:40 पर गौडी खालसा गांव थाना सिधारी से की गई है। शीघ्र ही अन्य सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी व इन्हें रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ महोत्सव में बुधवार की रात कवियों की महफिल सजी, जहां ख्यातिबद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं से लोगों को लोटपोट कर दिया। कवि सम्मेलन का आरंभ प्रख्यात कवित्री अंकिता सिंह ने सरस्वती वंदना से किया। कवि सम्मेलन के दौरान भीषण गर्मी में भी जनपद में हास्य की शीतल बयार बहती रही और लोग उसमें गोते लगाते रहे। कवियों के फटाके और खुशियों के ठहाके देर रात तक गूंजते रहे। शहर के काव्य प्रेमी हास्य, व्यंग, प्रेम रस, वीर रस आदि की कविताओं का भरपूर आनंद उठाते नजर आए। कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने श्रोताओं को गुदगुदा कर खूब हंसी के ठहाके लगवाए। आपको बता दें कि राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ में आयोजित आजमगढ़ महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे दिन के कार्यक्रमों का शुभारंभ कुलपति महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ माननीय प्रदीप शर्मा व मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सुनील जोगी, विष्णु सक्सेना, अंकिता सिंह, अमन अक्षर, अभय निर्भीक, डॉक्टर मंजीत सिंह, विनीत चौहान, सुनील व्यास द्वारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपरोक्त समस्त कलाकारों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद जैसे ही कवियों ने मंच संभाला, पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। तो जो दाहिने हाथ में बाएं हाथ को कर दिया, मैं दावा करता हूं, तालियां रोक के बताना। दाहिने हाथ में कहा, मैं डर के पीछे नहीं जा रहा हूं। तो फिर पीछे क्यों है? उसने कहा, श्री राम के कान में पूछा क्यों एक बात। आजमगढ़ वालों तैयार हो जाना। श्री राम के कान में पूछा क्यों एक बात। एक एक कर 10 हटू या हटू 10 एक साथ। बस उसी का नाम कविता है। मैं तो श्री राम से पूछ रहा हूं, दशानन के शीश एक एक करके उड़ाऊं या इस दशकंधर के सारे शीश एक साथ उड़ा दूं। ये शौर्य की आवाज रखने वाला प्रिय अभय निर्भीक है हमारे प्रभु श्री राम।
राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे जल थल नभ है। राम सकल संसार है। वो दिव्याग ब्रह्मा है जिनके वेद कंठ की वाणी है, जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी है। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिनके ब्रह्मलोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिसके प्रकृति की गति से ही काल नियत गति पाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। जिसके भारत के बेटों का निर्णय अब्दुल्ला महबूबा सुन लो। जो भी भाषा चुनना चाहो तुम दोनों में भाषा चुन लो। भावी पीढ़ी को खंडित तस्वीर नहीं दे पाएंगे। शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में, ऐसा है कश्मीर। कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में केसर की खुशबू फैली है। जिसकी पावन माटी में जिस घाटी की सुंदरता की दुनिया भर में दस्तक है, वह घाटी जो भारत माँ का गौरवशाली मस्तक है। अपने सुरभित आंचल से जो अमृत नीर बहाती है, इस धरती का स्वर्ग यही है, यह कश्मीर कहाती है। भारत के कण कण से उठता केवल एक ही नारा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है। यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा। अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती, वह भले तन सूखता जाए। ये मन सूखा नहीं रखती, वह भले तन सूखता जाए। ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा। क्या बात है। प्राथमिक उपचार हमारे गुरुजी ने बताया, बेटा किसी के सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में बुढ़िया को सांप ने काट खाया, या हमने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। सब गुरुजी ने बताया, हम पढ़े लिखे लोग हैं। गुरुजी ने बताया, बेटा कोई पानी में डूब रहा है तो उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में डूब रहा था कुएं में, लोगों ने कहा निकालो निकालो, हमने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। मेरे भाई निकाल तो सही इसे। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। सर मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी, मैंने बचपन में आपको बताया था, पिताजी ने बचपन में कहा बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। दे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने बाप की। और विद्वान आदमी। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, जब 8वीं इतनी बार पढ़ने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आए, बोले हमारे साथ स्कूल चेक करने चला करो। पढ़े लिखे आदमी। हम एक गांव के स्कूल चेक करने गए सर, राजस्थान में। खाकी हाफ पैंट और वाइट शर्ट हमारी स्कूल की ड्रेस थी। हमने बच्चे से कहा बेटा सांप का पहाड़ा सुनाओ। बच्चा इंटेलिजेंट था, वो दोनों हाथ से पाँव पकड़ के पैंट पकड़ के खड़ा हो गया। बोले सुनाओ। सुनाओ बेटा। तो सुनो। मैंने कहा हाँ सुनाओ। सुनाओ क्या? उनका सुनाना थप्पड़ पड़ेगी। बोले नहीं आता।
उनका इंटेलिजेंट है। 8वीं क्लास के बच्चे से कहा तुम सुनाओ, वो बच्चा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट, वो खड़ा हो गया, बोले डो एक डो 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 डाल। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। दूसरे से कहा तुम सुनाओ, बोले डो एक डो 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 डाल। मैंने कहा सब एक जैसे। सर आप मानेंगे नहीं, उस क्लास के 26 बच्चे तोतले। अच्छा, मैंने प्रिंसिपल सर को बुलाया, मैंने कहा सर पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, सारे बच्चे तोतले हैं। सर बोले हाँ शिवा पांडे जी को मजा आ गया, आज आपने मुझे बुलाया, पहली बार बहुत बहुत आभार आपका। मेरे आदरणीय सत्यम भैया बैठे हुए, सब बड़े लोग बैठे हुए। सर आप जानते हो, ये कश्मीर पाकिस्तान की बात करें हम लोग नहीं करते, हम देशभक्त हैं, हास्य में बात करते हैं। मैं स्कूल में पीटी टीचर था, 70,000 तनख्वाह हो गई थी, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। हमारा राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ क्या था? हम पाकिस्तान को ऐसे ही निपटा देते थे। 15 अगस्त के दिन बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच बैठे, 2 शब्द कहेंगे, मुझे तलब लग गई सर खाने की। मैंने खा भी लिया और भाषण भी दे दिया। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह, जिसका उपयोग हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है। लेकिन ये सफेद हिमालय से छोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में रहेगा। ये यहाँ से वहां नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ताली में बजा उड़ जाएगी, उसको तो हम चिमटी में दबा लेंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व को दंग आ जाएगा, हमारी शक्ति देखकर विश्व दांतों को लोग भी दबा देगा। पूर्वांचल की राजनीति के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री व एमएलसी यशवंत सिंह का 66वां जन्मदिन आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर ट्रस्ट पर गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर पूर्व मंत्री ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया। इसके बाद केक काटा गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित पूर्व मंत्री के समर्थक और शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु जीवन की कामना की। पूर्व मंत्री को बधाई देने के लिए जनपद के साथ ही आसपास के जनपदों से भी उनके समर्थक और सभी पार्टियों के नेता पहुंचे। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, जहानागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पूर्व प्रमुख बलवंत यादव, एबीसी न्यूज के एमडी राम सिंह गुड्डू आदि शामिल रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एमएलसी यशवंत सिंह ने जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने वालों का आभार प्रकट किया। महिला आरक्षण बिल पर कहा कि समय समय पर परिवर्तन होता है, क्रांति आती है, ये उसी का हिस्सा है। एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल मास्टर स्ट्रोक होगा या नहीं, ये महान जनता की अदालत तय करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल पर दिए बयान पर उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। वहीं ये भी कहा कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में कभी लोगों से दूध घी की नदियां बहाने का वादा नहीं किया था। हाँ, अगर किसी की इज्जत की बात होगी तो वो किसी चट्टान से भी टकराने को चुनौती रखते हैं और समय पर दिखाए भी हैं। वहीं खुद के लोकसभा चुनाव में लड़ने की अटकल को भी उन्होंने खारिज नहीं किया। कहा कि जनता का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि एमएलसी यशवंत सिंह को पिछले वर्ष बीजेपी ने अपने पुत्र विक्रांत सिंह ऋषि को एमएलसी पद पर लड़ाने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि यशवंत सिंह इसके बाद भी बीजेपी से अपने को अलग नहीं कर सके। समय समय पर उनका जुड़ाव दिख जाता है। जन्मदिन समारोह को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर जिले में चर्चाएं तेज हैं कि पूर्व मंत्री लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारे समर्थकों ने बड़े उत्साह से जन्मदिन मनाया है और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उन लोगों ने भी प्रार्थना किया है कि हम उनके आशा और विश्वास पर खरे उतरें। जो उन्होंने सोचा है वह करने की भगवान मुझे शक्ति दे। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके आधी आबादी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये व्यवस्था है, सृष्टि की रचना हुई है, तब से समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इसी को लोग क्रांति कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। आज कुछ है और कल कुछ होगा। समय की मांग के अनुसार सारे बदलाव होते रहते हैं। लेकिन उसी पे अखिलेश जी का एक ट्वीट आता है कि जब जातिगत जनगणना नहीं हुई और इसकी जनगणना ही नहीं की तो कैसे लाभ दे लेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि वो गंभीर विवाद है, उन विवादों पर आज जन्मदिन के अवसर पर छोड़िए। अच्छा, आपने अपने कार्यकाल में अब तक जो कुछ किया है उसके बारे में क्या करना चाहिए आगे और क्या अच्छा करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ता था
शुरुआत किया था तब भी मैंने कहा था कि मैं अगर एमएलए हो जाऊंगा तो हमारे देश के इलाके में घी और दूध की नदियां नहीं बहेंगी। मैंने कभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया था। मैं केवल इतना कहता था कि मैं जब भी आपके इज्जत और अस्मत का सवाल उठ के खड़ा होगा, मैं आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा, और आपके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो चट्टान भी होगी, उससे टकराने का काम करेंगे। 40 वर्ष हो गया, आज तक मुझे वो चुनौती नहीं मिली, और जब चुनौती मिली तो मैं उस पर खड़ा उतरा था। मैंने इतने ही वादा किया था अपनी जनता से, आगे भी जनता के साथ ही रहूँगा। अच्छा, 24 के चुनाव को लेकर महिला आरक्षण बिल मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मास्टर की तो बहुत होते रहते हैं, जनता बहुत महान है, कब क्या फैसला लेती है ये जनता की महान अदालत का फैसला होता है। अच्छा, चर्चा है कि 24 के चुनाव में आप लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति करते हैं, जनता का अगर आदेश होगा तो चुनाव लड़ भी सकते हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव अनिल यादव उपस्थित रहे। मीडिया से मुखातिब जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि छात्र जीवन से ही शोषितों पीड़ितों के लिए हमेशा संघर्ष कर उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहा हूं। मेरे कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनने के बाद जनपद में कांग्रेस ने अनेक आंदोलन किए, पीड़ितों को न्याय दिलाया। बैंक मित्रों से लूट एवं हत्या, दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या, मुबारकपुर के मासूम संग बलात्कार और तिहरे हत्याकांड, CANRC आंदोलन के दौरान बिररियागंज की महिलाओं पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज, पलिया और गुधौरा के पीड़ितों के लिए आंदोलन कर उन्हें न्याय दिलाने का काम किया था। इस दौरान अनेक आंदोलन किए जिससे शासन प्रशासन खार खाए बैठा था और फर्जी मुकदमों में फंसाने के फिराक में था। मुझे पता चला कि शहर के एक व्यापारी आशीष गोयल को SDM और CO ने मारा पीटा और उन्हें कोतवाली लिया। बहुत से व्यापारी कोतवाली पहुंचे। सूचना पर वहां पहुंचकर मैंने अधिकारियों से बात की। कांग्रेस इस मामले में आंदोलन खड़ी न कर दे, इससे घबराए प्रशासन ने रात में मीटिंग की। उसमें बीजेपी के अनुसांगिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। अंततः पत्रकारों के साथ मेरे ऊपर एवं 150 अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मेरे विरुद्ध 82 की कार्रवाई तक की गई। कांग्रेस ने हमेशा शोषितों पीड़ितों की लड़ाई लड़कर उन्हें न्याय दिलाने का काम किया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तानाशाह सरकार के फर्जी मुकदमों और जेल से डरने वाला नहीं है। संघर्ष कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगा। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जेल में मैंने देखा लूट मची है। साधारण मामलों में पैसा लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और गंभीर मामलों में पैसा लेकर साधारण धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब प्रशासन ने सपा के बुजुर्ग विधायक का अपमान किया था तब मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके संघर्ष में उनके साथ रहा। सपा के 10 विधायक थे, वो क्यों मेरे मामले में आवाज नहीं उठाए? वहीं बता सकते हैं 150 अज्ञात लोगों ने मेरा नाम ना आ जाए, शायद इससे अन्य दलों के लोग दहशत में, इसलिए अन्य कोई विपक्षी दल शासन प्रशासन का विरोध नहीं कर पा रहा है। प्रेस वार्ता में आशुतोष द्विवेदी, संतोष कटाई, मनोज कुमार सिंह, मुन्नू यादव, पूर्णमासी प्रजापति, अजीत राय, श्यामदेव यादव, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे, आशुतोष रजत, अंसार अहमद, इम्तियाज अहमद, शीला भारती, अंजलि पांडे, प्रिंस सिंह राजपूत, रविशंकर पांडे, अंशुमाली राय, शशिकांत पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। मुकदमा पंजीकृत था और मुकदमा इसीलिए पंजीकृत किया गया था कि आंदोलन न हो, हम उनसे डर जाएं। आप लोग गवाह हैं कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पलिया से लेकर गोधवरा तक का तमाम ऐसे कार्यक्रम आंदोलन हुए जिसका मैं हिस्सा रहा, जिसको मैं मजबूती से उठाया, और तमाम ऐसे अवसर आए जब DM के यहाँ SSP के यहाँ जाता आता रहा। उस मुकदमे का कोई स्वरूप ऐसा होगा, लोग कहते रहे कि वो मुकदमा लगाया गया है कि उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और हमने कभी उनसे न कहा न माफ़ी मांगी। बहुत बारे प्रयास किए कि हम उनसे कहें और माफ़ी मांगें, हमारा मुकदमा वो उसमें चार्जशीट लगा दें। उनका सिर्फ उद्देश्य था कि कोई भी आंदोलन किसी भी स्वरूप में हो तो उस 150 अज्ञात लोगों का भय दिखाया जा सके, चाहे वो सपा के लोग करें, चाहे व्यापार मंडल के लोग करें, या कोई और सिविल सोसाइटी का व्यक्ति करे। अब चूँकि कानूनी प्रक्रिया थी, उसमें 82 कराया गया। 82 इस आधार पर लिया गया कि मैं भगोड़ा हो सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति 82 इन्हीं परिस्थितियों में ले जाए जो कोई व्यक्ति भगोड़ा हो, भाग सकता हो। ऐसे मामलों में अगर कोई व्यक्ति सहयोग कर रहा है तो 82 कोई जरूरी नहीं है। 82 लिया गया। 83 की कार्रवाई 3 महीने से पेंडिंग थी, लेकिन चूंकि हमें न्यायालय पर भरोसा था, हमें वहाँ से बिल मिली, मैं आज बाहर हूँ। आपके आंदोलन में समाजवादी पार्टी का सहयोग नहीं मिला, चाहे कुछ समय रहा हो जब घटना हुई, या आप जब अभी गए आपने अपना गिरफ्तारी दी, तो
क्या कारण रहा कि जबकि समाजवादी पार्टी अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल बोलती है? देखिए, समाजवादी पार्टी अब जैसे कि हम उनका अपना सोचने का तरीका होगा। हालांकि कांग्रेस तो जहां भी जब भी ज़रूरत होती है इस तरह की ताकतों को रोकने के लिए, जो लोकतंत्र को ख़त्म कर रही हो, जो संविधान को ख़त्म कर रही हो, जो जाति पात या धर्म संप्रदाय जैसे पूरे देश के माहौल को ख़राब कर रही हो, ऐसे में तो समाजवादी पार्टी की मदद हमेशा कांग्रेस करती रही है, मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री से बनने तक, अखिलेश यादव को संभालने तक। अब उनको नहीं समझ में आता है, उनके भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लोग हमेशा थे। इसके पहले भी जब भी आलमबदी का अपमान हुआ तो हम लोगों ने समझा कि आजमगढ़ ज़िले का अपमान है, एक ऐसे MLA का अपमान जिसको जनता ने चुना है। अब उनका वो जवाब वही दे सकते होंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, चलिए पूरी पुलिस चाहे जिला प्रशासन, क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ को महसूस करेंगे कि सभी थानों में लूट मची हुई है। कुछ अगर बड़े अपराधियों को जिस पर इन्होंने कार्रवाई की, जो हम लोग को दिखता है कि उनका साम्राज्य समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी आड़ में मतलब थानों में, तहसीलों में हर जगह लूट मची हुई है और ऐसे इनोसेंट लोगों को जेल भेजा जा रहा है। अगर किसी ने व्यक्ति हल्की फुल्की लड़ाई भी की, अगर उसके विरोधी ने पैसा दे दिया तो फिर 307 लग जा रहा है, 308 लग जा रहा है। और जहां सर फट गया 307, 308 लगना चाहिए, वहां मेरा आरोप है और दावे के साथ आरोप है कि वहां पैसा लेके 151 में चालान कर दी जा रही है। मेरे ही मामले को देख लीजिए, आप लोग साक्षी हैं, किसको चोट लगी थी, किसका सर फटा था, लेकिन 307 का अभियुक्त बनाया गया, 25 दिन जेल भी रह करके मैं आया। अगर मेरे ऊपर जहां जिले का हर इज्जतदार व्यक्ति खड़ा हो, सभी दलों के लोग हों, पत्रकार लोग हों और प्रदेश और पूरे प्रदेश की मीडिया हो, वहाँ पर अगर मेरे ऊपर 307 लगाया जा सकता है, एक पत्रकार के ऊपर 307 लगाया जा सकता है, 150 अज्ञात के ऊपर 307 लगाया जा सकता है, तो आप ये समझिए कि आम आदमी के साथ क्या होगा, जिसका कोई पैरोकार नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह का शोषण जिला प्रशासन आजमगढ़ द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तू हवा है तो कर ले हवाले अपने मुझको, इससे पहले कि कोई और ना बहा ले मुझको, जैसे बोल लिखने वाले यश भारती से सम्मानित प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना गुरुवार को पुस्तक विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में नगर में रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश साहित्य समाज आजमगढ़ के तत्वाधान में गुरुवार को विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण के काव्य संग्रह रोशनी के पंख का विमोचन एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिहर पाठक ने की। मुख्य अतिथि प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण के जयती जयती मां जयती शारदे की वाणी वंदना से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सभी आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण, अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह से सभा के पदाधिकारी शैलेंद्र मोहन राय, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव, राकेश पांडे सागर, अजय गुप्ता, राजकुमार आशीर्वाद, अजय पांडे, अरुण कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव इत्यादि ने सम्मानित किया। इसके पश्चात विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कविता अंतरात्मा की आवाज होती है। जब भीतर कोई संवेदना प्रवाहमान होती है तो कविता स्वतः फूटकर बाहर आ जाती है। इससे पश्चात उन्होंने अपनी रचना रोशनी के पंख जब जलने लगे, चुप अंधेरे दाव तब चलने लगे सुनाकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके पश्चात डॉक्टर प्रवेश ने अपने उद्बोधन में रोशनी के पंख पुस्तक पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कवि की दृष्टि बड़ी सतर्क होती है, समाज के उत्थान के लिए होती है, जो समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति आगाह करती है। डॉक्टर जगदम्बा दुबे ने अपने उद्बोधन में काव्य की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए रोशनी के पंख को सामाजिक चेतना के प्रति बहुत ही उपयोगी पुस्तक बताया। उन्होंने कवि की रचना धर्मिता को पुरातन काव्य परंपरा से भी जोड़ा। उन्होंने इस पुस्तक को एक उत्कृष्ट व सामाजिक सरोकारों से युक्त पुस्तक बताई। डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत ने काव्य के ऋषि मुनि परंपरा से अध्ययन तक की व्याख्या की। उन्होंने पुस्तक की सार्थकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोशनी के पंख की एक एक पंक्तियां सामाजिक सरोकारों से भरी है। अंत में मुख्य अतिथि ने अपना उद्बोधन किया। उन्होंने यहाँ के काव्य परंपरा की शुचिता और विस्तार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव की कविता संग्रह देखने से प्रतीत होती है अभी भी काव्य की धार कुंद नहीं हुई। अंत में मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन के लिए जब खड़े हुए तो पूरा सभागार तालियों से गुंजायमान हो गया। मुख्य अतिथि ने इस काव्य संग्रह की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इसके भाव व कला पक्ष को उत्कृष्ट बताया। कार्यक्रम का संचालन जाने माने मंच संचालक कवि डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने किया। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के प्रदेश संगठन मंत्री संयोजक गिरधर खरे ने समारोह को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गढ़ में पधारे हैं और यहाँ एक
समझ लीजिए एक मौका ऐसा मिल गया कि एक पुनीत कार्य करने का अवसर मुझे मिला है। और मैं विजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव करुण जी की किताब रोशनी के पंख का विमोचन करने आया। मैंने किताब पढ़ी है सरसरी निगाह से, क्योंकि आज ही मुझे मिली है। अद्भुत गीत लिखे हैं, संवेदनाओं से जुड़े हुए गीत, जो कि गीतकार की एक पहचान होते हैं, वो गीत हैं इसमें। और जो भी पढ़ेगा मुरीद हो जाएगा इन गीतों का। और मेरा जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो पाठक मुझे, जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से आग्रह करता हूँ कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये किताब एक साहित्य में गीतों की विधा में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और तमाम उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के तमाम सदस्य पदाधिकारी, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ करुण जी के माध्यम से। और करुण जी से आज इस किताब के माध्यम से एक रिश्ता बन गया, उनके परिवार का मैं हिस्सा हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। संग्रह के रूप में अभी मेरा रोशनी के पंख पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है, और उसमें कुल 53 या 54 कविताएँ हैं। और उसका एक विमोचन आदरणीय विष्णु सक्सेना जी मुख्य अतिथि आए हैं, उनका सानिध्य मिला, अवसर मिला। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और मुझे बड़े ही गर्व और बड़ा आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हो रही है। एक कविता लिखना तो खुद स्वयं आत्मसंतुष्टि होती है, और आज विमोचन जिस तरह से हो रहा है, हमारे बीच में इतने लोग, हमारे भाई लोग, इतने लोग हैं, से अभिभूत हूँ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और इस चीज़ को कवरेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद को। और सामाजिक इस परिस्थितियों को सरोकार से रिची हुई कविताएँ हैं, जैसे मजदूरनी के ऊपर कविता है कि क्या मजदूरनी की मनोदशा है, एक गरीब विधवा की क्या परेशानी होती है जो पेंशन पाती है विधवा, ऐसी ऐसी कविताएं तमाम उसमें इस तरह की हैं। समसामयिक कविताएं उसमें हैं, और राष्ट्र से प्रेरित कविताएं हैं, और साथ ही सामाजिक जो विद्रूपता फैली हुई है और सामाजिक संबंधों तानों बानों पर जो आधारित जो बुराइयां हैं, उस पर आधारित मेरी कविताएं हैं। और उसको आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, दर्शक, श्रोता और पाठक, तो निश्चित रूप से वो इस चीज़ का आकलन करेंगे। जिलाधिकारी सभागार में पूर्व आयोजित कार्यक्रम के अनुसार चकबंदी विभाग आजमगढ़ की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी व विनय कुमार गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी प्रभारी उप संचालक चकबंदी विभाग आजमगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें शासन के मंशा के अनुरूप कार्य में प्रगति एवं सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी के पास चकबंदी संबंधित तमाम एप्लीकेशन आती है। इसी संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का निदान करने के आदेश दिए। इस बैठक में राजकिशोर मौर्य, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, धर्मेंद्र कुमार शुक्ला, सोमनाथ पांडे, सूर्य प्रकाश यादव, राम अवतार यादव, जैनिन प्रताप, प्रदीप कुमार सिंह आदि चकबंदी विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हमारी जनपद के चकबंदी कार्यों की एक गहन समीक्षा करने का आदेश जिलाधिकारी महोदय ने दिया है। उसी के क्रम में 2 सर्किल्स का कल हमने किया और 2 सर्किल का आज किया, जिसमें लेखपाल और अपने चकबंदी करता ACO सभी को मिलाकर हम लोगों ने बात किया, उनकी समस्याएं जानी है और शीघ्र चकबंदी पूर्ण करने के लिए उनको आवश्यक निर्देश दिए। सर, डीएम साहब के तमाम एप्लीकेशन चकबंदी के आते रहते हैं, लेखपाल कानूनों के द्वारा न जाने पर चकबंदी नहीं होती या तमाम दिक्कत होती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसी बात की आज हम लोगों ने पड़ताल किया कि क्यों नहीं हम उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए कार्रवाई भी प्रस्तावित किया जा रहा है और शीघ्र ही इस पर सख्ती से निर्णय लिया जाए। पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही स्वच्छता ही सेवा कचरा मुक्त भारत अभियान में बृहस्पतिवार को मंडलीय उप निदेशक पंचायत संजय कुमार बरनवाल द्वारा जनपद के विकास खंड रानी के सराय अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटवा में सफाई कार्य में श्रमदान किया गया। उनके द्वारा मौके पर उपस्थित कर्मचारियों के साथ ही ग्राम प्रधान एवं ग्राम वासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। ज्ञातव्य हो कि गत 15 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक पूरे भारत में स्वच्छता ही सेवा कचरा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। उप निदेशक पंचायत श्री बरनवाल ने शपथ के माध्यम से लोगों को स्वयं गंदगी न करने तथा दूसरों को भी गंदगी न करने देने की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान कोटवा काशीनाथ यादव, मंडलीय स्वच्छता सलाहकार राजू काशीनाथ, सफाई कर्मचारीगण एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। सर्वोदय महिला PG कॉलेज गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास, स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर कला संकाय, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.